राजस्थान में वन्य जीवन महत्वपूर्ण टॉपिक है, वन और वन्य जीवन। अगला टॉपिक हमारा जो है वन। देखिए, भारत सरकार ने जो है 1952 के अंदर अपनी वन नीति की घोषणा की थी और विज्ञान भी इसी चीज को मानता है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र का 1/3 हिस्सा यानी कितना 33% क्षेत्र जो है वो वनों से ढका होना चाहिए। 1/3 हिस्सा जो है वो वनों से ढका होना चाहिए। जिस एरिया में आप रहते हैं उस क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा वनों से ढका हुआ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल क्षेत्र माना जाता है। 2023 में राजस्थान सरकार ने अपनी वन नीति जारी की। राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने अपनी इंडिविजुअल वन नीति जारी की थी और राजस्थान सरकार ये कहती है कि हमारे लिए 33% संभव है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो अधिकतर हिस्से पर क्या है, मरुस्थल है। हम जो है हमारा टारगेट जो है वो 20% का रहेगा। तो राजस्थान सरकार अपनी वन नीति में ये घोषणा करती है कि राजस्थान की 20% भूमि जो है वो वनों से ढकी हो। ये हमारा उद्देश्य है आने वाले कुछ वर्षों के अंदर। वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान में लगभग 9.67 वो एक्यूरेट डाटा पर ले लेंगे, 9.6 के आसपास भूमि जो है वो वनों से ढकी है। कहाँ 9 और होना कितना चाहिए, 33। विज्ञान भी मानता है कि 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। हमारे यहाँ 9.6 के आसपास वन है, यानी कहने का मतलब है कि राजस्थान में वन बहुत कम मात्रा में है। कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां वन पॉइंटों में है, चूरू, जोधपुर 0.9, 0.1, 0.2 इस तरह से भूमि वनों से ढकी। बीकानेर पॉइंटों में तो बहुत कम मात्रा में वन है। हमें वनों का विस्तार करना है। वनों के विस्तार के लिए हमारी पास में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे कंट्री से हम अनुदान हेल्प ले रहे हैं। पहले हम आगे देखें, वनों के प्रकार। पहला हमारे पास में आता है भौगोलिक दृष्टि से वन। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसी पर क्वेश्चन वो उठाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के वन में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भौगोलिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कितने तरह के वन हैं? 5 प्रकार के वन। अरे वो मैप निकाल दो। राजस्थान में 5। पहला अगर हम यहीं से स्टार्ट करें, ये कौन सा है? सिरोही। बरसात अपने पड़ी है, सिरोही के अंदर बरसात, सर्वाधिक बरसात का क्षेत्र है कौन सा है? माउंट आबू। और माउंट आबू में वार्षिक बरसात कितना पड़ा था अपन ने? 150 सेंटीमीटर। जहां 150 सेंटीमीटर बरसात होती है वहां कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, साल भर हरे भरे रहने वाले वन। अपने शुरू में पढ़ा था कि ये अपने पास में जो है भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, मकर रेखा है, शैवाना वनस्पति क्षेत्र मिलती है यहाँ पर जो कि सदाबहार है। और यहीं से यहाँ के बीच में सूर्य जो है वो साल भर सीधा चमकता है, गर्मी पड़ती है, निम्न दाब के क्षेत्र बनता है, बरसात ज्यादा होती है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे बरसात कम होती जाएगी। तो जो सदाबहार वन है मुख्य रूप से तो कहाँ मिलते हैं? ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? उष्ण कटिबंध। ये भी क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। तो पहला पॉइंट तो यह है कि सदाबहार वन मुख्यतः उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में मिलते हैं, जहां बरसात जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, जहां बरसात काफी ज्यादा होती है, सेवाना वनस्पति क्षेत्र। लेकिन यहां बरसात ज्यादा हो रही है सिरोही के अंदर, लेकिन यह इस क्षेत्र में नहीं है। तो इसके लिए अलग से ध्यान रखना है। 2 वर्ड आएंगे, या तो आएगा उपोष्ण सदाबहार वन जो कि अपवाद कह सकते हैं, या पर्वतीय सदाबहार। सदाबहार वन कहां मिलते हैं? भूमध्य रेखा के आसपास उष्ण कटिबंध में। सदाबहार वन कहां मिलते हैं? उष्ण कटिबंध। लेकिन सिरोही के सदाबहार वन अपवाद है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में मिल रहे हैं।
और उपोष्ण कटिबंध में मिले, अन्यथा उपोष्ण कटिबंध में सदाबहार वन नहीं मिलेंगे। सदाबहार वन तो जहां बारिश बहुत ज्यादा है, और बारिश बहुत ज्यादा कहाँ होती है? इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र। सैवाना वनस्पति सबसे सघन वनस्पति, अपने ज्योग्राफी में सारा पढ़ा है ये चीज, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुल वनों में केवल 0.51% अपन कह सकते हैं राजस्थान में कौन से वन है? सदाबहार वन। राजस्थान के कुल वनों में केवल 1% ही सदाबहार वन है, जो कि सिरोही के अंदर माउंट आबू के आसपास मिलते हैं। ये अपवाद स्वरूप वन है, ये पर्वतीय इलाकों में मिलने वाले सदाबहार वन है, जो कि बहुत रेयर मिलते हैं, उपोष्ण कटिबंध के सदाबहार वन। तो प्राय ये जो है वो उष्ण भी दे देते हैं, सिरोही में मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण सदाबहार वन या भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उस तरह से दे देते हैं। तो इसको सही क्या करना है? उपोष्ण सदाबहार या पर्वतीय सदाबहार। और इन्हीं वनों में राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है? जैव विविधता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां मिलती है? सदाबहार वनों के, सदाबहार वनों के सर्वाधिक जैव विविधता यहां जो है हमें कौन से वृक्ष मिलेंगे? चीड़देदार, यहाँ जामुन के वृक्ष, बेलपत्र के वृक्ष, आम के वृक्ष, अमरबेल जो कि परजीवी वृक्ष है, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स का मतलब क्या होता है? वह प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट से अपना जीवन चलाता है। अमरबेल क्या है? एपीफाइट्स, परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधों से उगता है। इसमें चूसक जड़ें होती है, दूसरे पौधों का भोजन चूस लेता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सा? उपोष्ण सदाबहार वन या पर्वतीय सदाबहार वन 150 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्रों में मिलेंगे, बरसात के क्षेत्र में मिलेंगे। राजस्थान में अपवाद स्वरूप केवल सिरोही में माउंट आबू के आसपास मिलते हैं। दूसरा हम आ जाते हैं, ये अपने अरावली पर्वतमाला आ गई है। अरावली के पूर्वी क्षेत्र में मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन, मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन। मिश्रित मतलब अलग अलग तरह के पेड़, मानसूनी पतझड़ यानी मानसून के आने से पहले एक बार पत्तियां झड़ जाएगी, जैसे अभी फरवरी मार्च के आसपास में पत्तियां झड़ना शुरू हो जाएगी। मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन कुल वनों में लगभग 27-28% के आसपास। ये हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयोगी वन है। अधिकतर आर्थिक दृष्टि से जो वन मिलते हैं हमको, वो इसी क्षेत्र में मिलते हैं। आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयोगी वृक्ष है। जैसे अगर अपन देखें आर्थिक दृष्टि से, यहां जो मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन कहां मिलेंगे, तो इसको आप ये कह सकते हैं, एबीसीडी अपन बार बार लेते ही हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये क्षेत्र भरतपुर का है, अलवर का है, ये आसपास का अलवर का इलाका भी आ जाएगा इसमें, भरतपुर का ये इलाका, करौली आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, भरतपुर ये। और उसके बाद में मेवाड़ क्षेत्र, जिसमें भीलवाड़ा, उदयपुर, ये चित्तौड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इनमें हमें अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे। यहां मिलेगा जयपुर से लेकर के भरतपुर तक, ये आएगा हमारे पास में। एक आता है धौकड़ा या धौक। अब ये क्या है? धौक जो है ये वन, ये यहाँ बरसात कितनी है? 50 से 80 सेंटीमीटर के बरसात के क्षेत्रों में है, 80-90 50 सेंटीमीटर बरसात यहां पर भी हमें इन किनारों पर भी मिल जाएगी। तो यहां जो धौक का पेड़ मिलता है वो इधर भी हमें मिलेगा, अरावली के इस किनारे पर, और अरावली के इस किनारे पर यहां से यहां तक मिलेगा। तो क्या होगा? धौक राजस्थान में सबसे अधिक संख्या में मिलने वाला पेड़। कौन सा पेड़ राजस्थान में सबसे अधिक संख्या में है? धौक का पेड़, जो मुख्यतः अरावली के पूर्वी किनारों पर है, लेकिन पश्चिमी किनारों पर भी, जहां 50 तक बरसात हो जाती है। अपन ने पढ़ा नहीं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा देखा है।
तो यहां पर भी हमें कुछ कुछ जगह मिल जाता है, लेकिन मेन इसका क्षेत्र दौंग का है, अरावली के पूर्वी किनारे। जयपुर से दौसा, भरतपुर, करौली, सबसे ज्यादा दौंग के वन कहाँ मिलते हैं? करौली के अंदर। कौन सी सेंचुरी? कैला देवी सेंचुरी। दौंग के वनों का सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन कहाँ है? करौली में, कैला देवी सेंचुरी के अंदर। ये जो है वो दौंग के वृक्ष होंगे। मिश्रित पतझड़ वन में पहला दौंग मुख्य रूप से लकड़ी जो है वो जलाने के काम में लेते हैं। दौंग के बाद में दूसरा हमारे पास में आ जाता है, नीचे हम आ जाएंगे, तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता जो है ये टोंक, बूंदी से लेकर के और कोटा, बारां तक खा जाता है। तेंदुपत्ते को राजस्थानी भाषा में टीमरू कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने इसका जो है नियंत्रण अपने अधीन ले लिया है। सरकारी पौधा है ये तेंदुपत्ते का, प्राइवेट नहीं है। सरकार ने इस वृक्ष को अपने अधीन ले रखा है। तेंदुपत्ता राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा आय भी देता है। इसकी पत्तियां जो है वो बीड़ी बनाने काम में लेते हैं। पत्तियां जो है वो बीड़ी बनाने काम में लेते हैं। कोटा है, बूंदी है, टोंक, सवाई माधोपुर, ये क्षेत्र जो है वो तेंदुपत्ते के लिए फेमस है। तेंदुपत्ते राजस्थान सरकार के अधीन वृक्ष है, सरकार के नियंत्रण में पेड़ है। पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है, आर्थिक रूप से बहुत उपयोगी पेड़ है। राजस्थानी भाषा में इसे टीमरू पेड़ कहते हैं। और जो है ये टोंक, जयपुर से लेकर के कोटा, बारां तक के क्षेत्रों में मिल जाता है। उसके बाद में हम नीचे यहां आते हैं, राजसमंद के आसपास में हमें किसके पेड़ मिलते हैं? चंदन के वृक्ष। हल्दी घाटी, राजसमंद चंदन के वृक्ष के लिए फेमस है। हल्दी घाटी, राजसमंद, चंदन के पेड़। उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, ये बेल्ट किसके लिए फेमस है? साल, साल या सालर। क्वेश्चन से कई बार आता है कि ज्यादातर जो हम पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं, आजकल तो प्लास्टिक का इस्तेमाल हो गया, या तो जूट का था या लकड़ी का था। किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग पैकेजिंग मटेरियल में करते हैं? तो साल की लकड़ी। आज भी जो पेटियां आती है लकड़ी की, वो सारी साल के पेड़ की होती है। साल की लकड़ी का उपयोग पैकेजिंग मटेरियल में किया जाता है। लकड़ी सॉफ्ट होती है तो माचिस, चटाई वगैरह इसको बनाने के काम में भी लेते हैं। साल उदयपुर है, चित्तौड़ है, सलूम्बर है, राजसमंद, चित्तौड़, ये बेल्ट साल के वृक्षों का है। और इसी बेल्ट में हमें यहां साल के अलावा और कौन सा पेड़ मिलेगा? खैर का पेड़। इसी बेल्ट में हमें खैर का पेड़ भी मिलेगा। खैर का पेड़ का जो छाल होती है, उस छाल को उतार करके और आदिवासी लोग जो है बॉईल करते हैं, और बॉईल से क्या बनाते हैं? कत्था तैयार करते हैं। आदिवासियों का नाम क्या है? कथोड़िया। कहां से आए हुए हैं? कथोड़िया आदिवासी कहां से आए हुए हैं? महाराष्ट्र से। राजस्थान के लोकल नहीं है, महाराष्ट्र के। पेड़ की जो छाल है, छाल उतार करके और हांडी के अंदर पकाते हैं, और छाल उतार करके पका करके कत्था तैयार करते हैं। कथोड़िया आदिवासी। तो साल और खैर, ये उदयपुर, चित्तौड़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, ये बेल्ट के अंदर। उदयपुर से नीचे हम आ जाएंगे डूंगरपुर के अंदर, तो हमें यहां मिल जाएगा महुआ। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। आदिवासी जो है महुआ की मावड़ी, क्या शराब का नाम क्या है? मावड़ी। और किससे बनाते हो? फूल से है, फूल से। महुआ का जो फूल है उससे उससे वो मावड़ी तैयार करते हैं। मावड़ी आदिवासियों की देसी शराब, विशेषकर किसकी? भील आदिवासी। भील आदिवासी जो है वो महुआ के वृक्ष से, के फूल से मावड़ी बनाते हैं। मावड़ी देसी शराब को कहा जाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। इसकी पत्तियों का, लकड़ी का इस्तेमाल सारे आदिवासी करते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब होता है वह पेड़ जो आपकी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
लकड़ी भी काम आती है, पत्तियां भी काम आ रही है, फूल भी काम आ रहा है, सारी आवश्यकता आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। भील आंदोलन इतिहास में अपन ने पढ़ा था, क्यों हुआ था? भील आंदोलन क्यों हुआ था? सरकार ने जो है आदिवासियों को शराब बनाने से रोका था कि आपको शराब पीनी है तो आप देसी शराब नहीं बनाओगे, हमने अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल दी है, वहां से जाके शराब लो ताकि हमें रेवेन्यू मिले। इससे भीलों को क्या है, कुछ खर्चा नहीं आता था। अब सरकार की दुकान से जाएंगे तो क्या है, रेवेन्यू उसको खर्च करना पड़ेगा, तो भीलों के लिए संभव नहीं था, उन्होंने विद्रोह कर दिया। भील आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ था उसका यही था कि मावड़ी बनाने का विरोध किया गया था। सरकार ने मावड़ी बनाने पर बैन कर दिया था। बांसवाड़ा डूंगरपुर बांस के वृक्ष मिलते हैं। बांस की क्या विशेषता है? हरा सोना, और बांसवाड़ा का नाम बांस के पेड़ से ही बना है, बांस को हरा सोना कहते हैं। और क्या विशेषता है? बांस जो है घास अपन पढ़ते हैं, जैसे अपन ने गन्ना पढ़ा था, गन्ना भी क्या है, घास है। इसी तरह से बांस भी क्या है, घास है। और अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे लंबी घास कौन सी है, तो गन्ने के स्थान पर बांस करना है। गन्ना भी काफी लंबाई में आता है, लेकिन बांस सबसे लंबा होता है। सबसे लंबी घास किसकी है, तो बांस की। तो बांस आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। आदिवासी झोपड़ी बनाते हैं बांस की लकड़ी से, चटाई बनाते हैं, ये अपने जो बर्तन टाइप जो होते हैं वो बनाते हैं, और हरा सोना के नाम से फेमस है। तो ये आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयोगी वृक्ष है, जिसको हम मिश्रित पतझड़ वन कह रहे हैं। मिश्रित पतझड़ वन कह रहे हैं। इसमें जो है वो ढोंक का पेड़ सबसे ज्यादा मिलता है। ढोंक इधर के साथ साथ में इधर भी मिल जाता है, यहां पर भी हमें ढोंक मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहा है कलोली के अंदर, केला देवी सेंचुरी। अब अगर हम नीचे आए यहां पर, तो तीसरा प्रकार यह हमारे पास में दूसरा प्रकार आ गया, मिश्रित पतझड़ वन। अब हमारे पास में आएंगे तो तीसरा प्रकार ये हमारे पास में आ रहा है, ये हड़ौती क्षेत्र और ये वांगड़ क्षेत्र। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, वांगड़, कोटा, कोटा है, बारा है, झालावाड़, कुछ इलाका बूंदी का भी इसमें आ गया। बाकी मेन तो कोटा, बारा, झालावाड़, ये तीन हड़ौती क्षेत्र के तीन जिले। यहां हमें कौन से पेड़ मिल रहे हैं? तीसरा प्रकार हो गया है ये। दूसरा प्रकार सर्वाधिक लाभदायक, यह पहला प्रकार सर्वाधिक जैव विविधता। अब तीसरा प्रकार कौन सा आएगा? शुष्क सागवान के, शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन कुल वनों में 7% के आसपास है, 7-8% शुष्क सागवान वन। नाम से पता चल रहा है यहां सागवान तो मैन होगा ही होगा। सागवान की लकड़ी सबसे कीमती लकड़ी होती है। अपने इधर तो ज्यादातर लकड़ी के जो फर्नीचर बनते हैं वो किससे बनते हैं? रोइडे से बनते हैं। अपन क्या कहते हैं रोइडे को? मरुस्थल का सागवान बोलते हैं ना। रोइडे को क्या कहा जाता है? सागवान ही तो कहा जाता है, रेगिस्तान का। आजकल तो ज्यादातर रोइडे के स्थान पर भी क्या बनने लगे? कीकर की लकड़ी से बनने लगे। ज्यादातर आप फर्नीचर वाले को पूछ लो, कीकर की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो रोइडा भी महंगा पड़ता है, सागवान तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। शुष्क सागवान के वन जो है कुल वनों में 7% है, जो कि हड़ौती क्षेत्र में कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यहां मिलते हैं। इनको चौड़ी पत्ती वाले वन कहा जाता है। चौड़ी पत्ती वाले वन कहलाते हैं। ये भूमध्य रेखा के पास में मिल रहे हैं। देखिए अपने ये पढ़ा ना, ये अधिक बरसात का क्षेत्र, ये यहां मिल रहे हैं। ये अपने नीचे भूमध्य रेखा आ गई, पढ़ा है ना अपने, ये कर्क रेखा आ गई, भूमध्य रेखा के आसपास में मिल रहे हैं। तो क्या है, नेचुरली बरसात ज्यादा है। सघन वन है, चौड़ी पत्ती वाली वन कहलाते हैं, जहां सागवान के साथ साथ हमें चीड़, देवदार, बरगद, आम, ये सब पेड़ मिलेंगे। चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलेंगे, जो कि 80 से लेकर के कितने सेंटीमीटर बरसात का क्षेत्र है?
110। बरसात के अनुसार ही तो वनस्पति मिलेगी। अपने बीकानेर में आप सदाबहार वन ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा? वो तो बरसात के हिसाब से वन ढूंढना पड़ेगा। हमें बीकानेर में जाके सोचे कि सदाबहार वन दिख जाए तो कहां से दिखेगा? सदाबहार वनों में तो अपने को ये आप जाओ इधर आबू के आसपास, मैंने देखा यहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगा, क्या है ना, मुरझा जाता है, छुई मुई का पौधा, टच करते ही वो ऐसे गुजर, बिल्कुल वापस 10 मिनट के अंदर उसमें टर्जिडिटी आ गई, वापस वो होगा। तो यहाँ सागवान के वनों के साथ में जो है चीड़, देवदार, चौड़ी पत्ती वाले वन कहलाते हैं। सागवान के वन सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? प्रतापगढ़। कौन सी सेंचुरी? सीता माता सेंचुरी। ये करौली, कैला देवी सेंचुरी, प्रतापगढ़ सीता माता सेंचुरी, ये आबू हो माउंट आबू। सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन माउंट आबू, ये सीता माता सेंचुरी, करौली की कैला देवी सेंचुरी। उसके बाद में चौथा हमारे पास में आ जाता है प्रकार शुष्क धौंक वन। शुष्क धौंक के वन, जिसमें यहां धौंक के साथ साथ में हमें बहुत सारे पेड़ मिलेंगे। खेजड़ी है, रोहिड़ा है, बबूल है, अरडू है, जाल है, ऐसे हमें बहुत सारे पेड़ मिले। इसको शुष्क धौंक के वन भी कर देते हैं, या इसको जो है अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय वन भी कर देते हैं। कुल मिलाकर के ये मरुद्भिद वनस्पति आ गई, लेकिन प्योर मरुद्भिद नहीं। धौंक का पेड़ यहां भी मिल रहा है, इसलिए धौंक को अपन ने कहा सर्वाधिक संख्या में। इसकी फोग मिलेगा, यहाँ फोग का पेड़ भी मिलेगा। एक वो होता है ना कली जिसकी आती है, और फोग के अलावा एक शिमला, शिमला भी यहां मिलेगा, फोग मिलेगा, केर मिलेगा, अरडू मिलेगा, रोहिड़ा है, खेजड़ी है। सबसे ज्यादा खेजड़ी कहां मिलती है? अगर क्वेश्चन से आ जाए कि राजस्थान में कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा मिलता है, तो अपन ने क्या कहा है? फोग। लेकिन वो कहते रेगिस्तान में कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा है? खेजड़ी। ओवरऑल कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा, तब तो फोग है। लेकिन उसने पूछा कि रेगिस्तान में कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा मिल रहा है? खेजड़ी। और से खेजड़ी का सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन कहां है? शेखावाटी क्षेत्र। खेजड़ी की सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां है? शेखावाटी क्षेत्र। खेजड़ी है, रोहिड़ा है, रोहिड़े का फूल राज्य फूल है, खेजड़ी राज्य वृक्ष है। खेजड़ी पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कोई बता सकता है खेजड़ी को कब जो है राज्य वृक्ष घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983 को जो है वो खेजड़ी जो है हमारा राज्य वृक्ष घोषित हुआ। प्रोसोपस सेनेरेरिया नाम है खेजड़ी का। मिंजर क्या चीज है? और मिंजर किसकी रचना है? अभी पूछा था रीट के अंदर, मिंजर किसकी रचना, बताइए। कन्हैयालाल सेठ। और कौन कौन सी रचनाएं हैं? इस बार बड़ा मतलब क्या कि पेपर बहुत लंबा था, एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन डाल दिए थे उन्होंने। जब तक पढ़ो तब तक 5-7 मिनट लग जाए, तब तक तो पेपर किसी का पूरा हो ही नहीं रहा था। और कौन सी रचनाएं पूछी थी इसने? कन्हैयालाल सेठिया की निग्रंथ भी शायद पूछी थी इसमें। 2-3 रचनाओं भी। चलो मतलब अपने मिंजर जो है वो खेजड़ी का और खेजड़ी की पत्तियां क्या कहलाती है? लूम। और खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? दशहरे के दिन। दशहरे के दिन। सांगरी, और सांगरी सूखने पर खेजड़ी का फल क्या कहलाता है? खोखा। हरे सांगरी खोखा। रोहिड़ा, रोहिड़े का फूल राज्य फूल है। राज्य फूल हमें कब दिखाई देगा? हमें अपना राज्य फूल देखना है, कब देखने जाएंगे पार्क के अंदर? मार्च अप्रैल का। ये अभी फरवरी खत्म हो जाए, आप देखिए जगह जगह लाल पौधा दिखाई देगा। इधर जो है हमें पलास भी दिखाई देगा।
पलास जो इधर रेगिस्तान से लेकर के राजसमंद तक, सिरोही पाली से लेकर के राजसमंद तक, पलास या ढाक, पलास या ढाक, क्या विशेषता इसकी? 3 पत्तियां आती है, ढाक के 3 पात बोलते हैं, हिंदी मुहावरा आपने पढ़ लिया होगा, ढाक के 3 पात, तीसरी चौथी पत्ती नहीं आती है। पलास, प्लासी जो है, प्लासी का युद्ध बना हुआ है, इतिहास में पढ़ा हुआ है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। किसके मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757। किसके मध्य हुआ था? एक अंग्रेज बाबू आया था इंडिया के अंदर, ही वॉज नॉट, मतलब कोई वो कप्तान नहीं था, कैप्टन कर्नल नहीं था, एक सामान्य बाबू था जिसका नाम क्या था? लॉर्ड क्लाइव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में आया था, और इसका मुकाबला किसका उससे हो रहा था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। सिराजुद्दौला के पास कितनी सेना थी? 10,000 की। और ये कितने सैनिक लेकर के आया था? 250। और इस युद्ध को देखने के लिए कितने लोग इकट्ठा हुए थे? 1 लाख। लकड़ियां लेकर देखने आए थे युद्ध, अंग्रेज कैसे लड़ रहे हैं। पहला युद्ध अंग्रेजों का भारत में। अगर ये 1 लाख लोग भी जो है हाथों से लड़ते तो अंग्रेजों को मार के भगा देते। उस समय कंसेप्ट वो नहीं था, देख कंट्री वाला। उस समय तो चलो अपन भी देख के आते हैं युद्ध कैसे हो रहा है। तो मीर जाफर जो था उसने सिराजुद्दौला के साथ में धोखा किया गद्दी के लिए बंगाल की, और सैनिक सेनापति था, उसने जो है लगभग 9,000 के आसपास सैनिक लेकर के और युद्ध भूमि से बाहर चला गया। सिराजुद्दौला लड़ा, और क्लाइव ने जो है कोई मतलब रण, वो क्या कहते, क्या वो लिस्ट में ये रहा। क्लाइव बिना लड़ी जीता था, एक तरह से बहुत मामूली से कि मुठभेड़ हुई थी और क्लाइव जीत गया था। अंग्रेजों का देश में पहला युद्ध कौन सा था? प्लासी का, बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल के अंदर। और ये प्लासी जो है वो प्लास के पेड़ों के बीच ही लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम प्लासी पड़ गया। यहाँ इसलिए सेंस आता है कि प्लासी का युद्ध का नाम प्लासी का युद्ध क्यों है? क्योंकि वो प्लासी के पेड़ों के बीच में लड़ा गया था, प्लासी के पेड़ के बीच में लड़ा गया था। मीर जाफर के साथ में बंगाल का धनी व्यापारी था जगत सेठ, जो राजस्थान का नागौर का रहने वाला था। जगत सेठ को मतलब उद्योगपति था, जो कि अंग्रेजों का भी बैंकर्स था। उस समय का देश का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था जगत सेठ। ये भी मीर जाफर के साथ था। इसने फाइनेंस किया, मीर जाफर को गद्दी का लालच था, सिराजुद्दौला को हराया, और लॉर्ड क्लाइव ने फिर बाद में मीर जाफर को भी हटा दिया था। तो ये यहाँ पर हमें जो है धौंक है, रोइडा है, खेजड़ी है, बबूल है, अरडू है, जाल है, पलास है। पलास को जंगल की आग क्यों कहते हैं? फूल लाल कलर के होते हैं, और रात्रि को देखेंगे तो ये लगेंगे जैसे कोई अंगारे जल रहे हो, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? जंगल की आग, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से। और ये जो इलाका है बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, थोड़ा सा बालोतरा, बाड़मेर, ये इलाका, ये प्योरली शुष्क इलाका है, प्योर मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र प्योरली, जिसमें यहां हमें जो है कीकर की झाड़ियां मिलेगी बिखरी, कैक्टस, एक वो अपने मोटा सा आता है ना पौधा, आकड़ा, और जो है, और जो हमें मतलब ये जो है खेजड़ी भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत फोगला मिल जाएगा, फोग मिल जाएगा, कैर की झाड़ियां मिल जाएगी, बेर की झाड़ियां मिल जाएगी, बेर होता है ना बोर, कैर की झाड़ियां, ये सब मिल जाएगी। तो ये सर्वाधिक सदाबहार वन जो है सर्वाधिक जैव विविधता के लिए, ये सर्वाधिक आर्थिक लाभ के लिए, ये सागवान के वनों के लिए, ये 58% है, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वनस्पति कौन सी मिलती, सबसे ज्यादा कौन से प्रकार के हैं, तो शुष्क, अर्ध शुष्क मरुद्भिद,
या शुष्क ध्वंग के वन। और ये जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन जो है ये 6% के आसपास। तो 6%, 58%, 1%, 27-28%, 7%, ये इस तरह से जो है हमारे पास में ये भौगोलिक दृष्टि से वनों के प्रकार हैं। और दूसरा प्रकार हमारे पास में आता है कानूनी दृष्टि से प्रकार। चलो इसको हटा ही देते हैं हम। कानूनी दृष्टि से प्रकार, कानूनी दृष्टि से हमने जो है वो 3 हिस्सों में बांट दिया। आरक्षित वन, रक्षित कह सकते हैं, रक्षित को संरक्षित भी कह सकते हैं, संरक्षित वन। कई बार वो रिजर्व फॉरेस्ट भी बोल देता है, रिजर्व फॉरेस्ट इसको, संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और ये अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत। कानून के हिसाब से हमने वनों को 3 हिस्सों में बांट दिया। आरक्षित यानी रिजर्व, रक्षित यानी प्रोटेक्टेड, और अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड। आरक्षित वन की क्या विशेषता होगी? पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण, पूर्ण सरकारी नियंत्रण में होंगे, प्योरली सरकार के कंट्रोल में। सारे आरएफएस, आईएफएस, रेंजर्स, गार्ड, वनपाल, वन रक्षक सारे इसके प्रोटेक्शन करेंगे। पूर्ण रूप से सरकारी संरक्षण में होंगे, पूर्ण रूप से रक्षित, पूर्ण रूप से जो है किसी भी प्रकार से कटाई पर रोक होगी, कोई भी किसी तरह से कटाई नहीं करेगा। पशु चराई, खेती, कोई व्यापारिक गतिविधि, कोई काटना, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। पूर्ण रूप से सरकारी संरक्षण में होंगे। ज्यादातर ये हमें कहाँ मिलेंगे? नेशनल पार्कों के अंदर, अभ्यारण्य के अंदर, जहां किसी तरह से कोई काटेगा नहीं, कोई किसी तरह से कोई परमिशन नहीं मिलेगी। पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी, अधिकारी इसका संरक्षण करेंगे। ये राज्य की जलवायु के लिए, जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। कुल वनों में जो है लगभग 36-37% के आसपास आरक्षित वन है। और आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहाँ है? उदयपुर, और उदयपुर के बाद में चित्तौड़। किसी तरह से कोई, सबसे ज्यादा जो देखभाल की जाती है वो आरक्षित वनों की जाती है, किसी तरह से कोई काटेगा नहीं। रक्षित वन या सुरक्षित वन, जिसको हम प्रोटेक्टेड वन कहते हैं, कानून के माध्यम से सरकार समय समय पर टेंडर निकालती है। टेंडर होता है ना, विज्ञप्ति निकालती है, जैसे भर्ती होती है इस तरह से टेंडर निकालती है, विज्ञप्ति निकालती है। और विज्ञप्ति निकाल करके समय समय पर जो है कुछ कुछ स्थानों पर सरकार काटने की अनुमति प्रदान करती है, कानून के द्वारा, कानूनी प्रक्रिया को अपना करके, और काटने की अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि वनों पर आधारित उद्योग धंधे भी संचालित हो सके। लेकिन इतना नहीं कि हमारी क्लाइमेट चेंज हो जाए, थोड़ा 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 सब जगह से जो है वो काटते रहेंगे। संरक्षित वन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? बारां के अंदर और करौली के अंदर। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, संरक्षित वन राजस्थान में सबसे ज्यादा है, 56% के आसपास। सबसे ज्यादा कानूनी दृष्टि से कौन से वन है? संरक्षित वन या रक्षित वन, 56% के आसपास है। अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये वे वन है जो सामान्य रूप से वन भूमि यानी कि नेशनल पार्क, सेंचुरी और इन सब से बाहर है, वन भूमि से बाहर है, नेशनल पार्क, सेंचुरी वगैरह यहां से बाहर है। इनके अंदर कोई व्यक्ति जो है वो शुल्क जमा करा करके और वृक्ष काट सकता है लकड़ी की आवश्यकता के लिए। एक यहाँ तो कानूनी प्रक्रिया द्वारा समय समय पर यहाँ कभी भी आप जाकर के और शुल्क जो है वो जमा करा करके और उसके हिसाब से लकड़ी ले सकते हैं। अवर्गीकृत वन, वन भूमि में, नेशनल पार्कों में, सेंचुरियों में, इनमें नहीं है। शुल्क जमा करके सरकार से जो है काटने की अनुमति ले सकते हैं। बीकानेर और गंगानगर, यहाँ सबसे ज्यादा अवर्गीकृत वन है, अपने यहाँ वन है ही नहीं, और है वो बिखरे हुए हैं, तो वो अनक्लासिफाइड।
ये तीनों प्रकार, ये 6% के आसपास में, ये 56% के आसपास में, और ये जो है वो 36-37% का, 6-7%। तो ये 3 प्रकार हो गया। तो पहले उस कल वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में जो है इसको स्टार्ट। कॉपी देने के बाद ये थर्मल सारा हो गया था। आगे आगे जाइए। ताप बिजली घर, उसके बाद में आता है गैस बिजली घर। गैस बिजली घर, गैस बिजली घर, अंता ब्रैकेट में 12, अंता 12, अंता 12, राजस्थान में स्थापित पहला गैस बिजली घर, राजस्थान में स्थापित पहला गैस बिजली घर, इसे भारत सरकार ने स्थापित किया, इसे भारत सरकार ने स्थापित किया, भारत सरकार ने स्थापित किया। राजस्थान की हिस्सेदारी 19.6% है, राजस्थान की हिस्सेदारी 19.6% है। 19.6% है। इसे गैस आपूर्ति, इसे गैस आपूर्ति GAIL, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गैस आपूर्ति GAIL, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। दूसरा धौलपुर गैस बिजली घर, सॉरी दूसरा धौलपुर नहीं, दूसरा नंबर आएगा रामगढ़ गैस बिजली घर जैसलमेर, रामगढ़ गैस बिजली घर जैसलमेर, रामगढ़ गैस बिजली घर जैसलमेर। 1997 में राजस्थान सरकार ने स्थापित किया। 1997 में राजस्थान सरकार ने स्थापित किया, राजस्थान सरकार ने स्थापित किया। इसे गैस आपूर्ति मनिहारी और टिब्बा से की जाती है, इसे गैस आपूर्ति मनिहारी टिब्बा जैसलमेर, मनिहारी टिब्बा से की जाती है। गैस आपूर्ति मनिहारी टिब्बा से की जाती है। इसकी क्षमता 273 मेगावाट है, 273 मेगावाट है, 273 मेगावाट है। धौलपुर गैस बिजली घर, तीसरा धौलपुर गैस बिजली घर, धौलपुर, धौलपुर गैस बिजली घर धौलपुर 2014 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया।
राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया 2014 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया। क्षमता 330 मेगावाट है। क्षमता 330 मेगावाट है। यहां नेफ्टा, नेफ्टा जानते हैं क्या? नेफ्टा क्या चीज होता है? नेफ्टा, नेफ्टा भी एक फ्यूल है लेकिन बहुत कम ज्वलनशील होता है। यहां नेफ्टा से भी बिजली, नेफ्टा भी एक तरह से गैस की तरह है, जैसे अपन एथेन मैथेन होती है। नेफ्टा से भी बिजली बनाई जाती है तथा गेल भी आपूर्ति करता है। नेफ्टा से भी बिजली बनती है और गेल भी आपूर्ति करता है। गेल, गैस अथॉरिटी, गेल भी आपूर्ति करता है। गेल भी आपूर्ति करता है। अगला आ जाइए, चौथा परमाणु बिजलीघर। परमाणु बिजलीघर, परमाणु बिजलीघर। रावत भाटा परमाणु बिजलीघर। रावत भाटा परमाणु बिजलीघर। रावत भाटा परमाणु बिजलीघर कहां पे है ये? चित्तौड़। लेकिन अखबार में कहां पढ़ेंगे? अखबार में कहां पढ़ेंगे इसको? प्लांट तो चित्तौड़ में लगा हुआ है, लेकिन प्लांट का संचालन करने वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसका ऑफिस कहां है? कोटा के अंदर है। तो अखबार में कोई भी विज्ञप्ति आएगी रावत भाटा से संबंधित, कोई विज्ञप्ति आती है तो वो कहां से जारी होती है? कोटा से। तो कंफ्यूजन मत होना, अखबार पढ़ेंगे तो रावत भाटा परमाणु बिजलीघर कोटा लिखा हुआ मिलेगा और प्लांट कहां है? चित्तौड़ के अंदर। तो आगे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रशासनिक मुख्यालय कोटा। प्रशासन इसका कहां से होता है? कोटा से। प्रशासनिक मुख्यालय कोटा। रावत भाटा परमाणु बिजलीघर चित्तौड़, प्रशासनिक मुख्यालय कोटा। यह देश का दूसरा, यह देश का दूसरा और देश का सबसे बड़ा परमाणु बिजलीघर है। देश का दूसरा, देश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा परमाणु बिजलीघर है। इसमें रीट के अंदर इसका भी आया था क्वेश्चन, इस पर क्या क्वेश्चन था? पेपर है क्या आपके पास में? देश का दूसरा, इस पर भी क्वेश्चन था रीट के अंदर। अच्छा, नहीं मैंने तो वो एक पेपर, एक ही पेपर दिखा था, या तो वो फर्स्ट लेवल का होगा। फर्स्ट लेवल के अंदर क्वेश्चन था इस पर, किस कब स्थापित हुआ, किसके सहयोग से, ऐसे 4 पॉइंट दे रखे थे। 1973 में देश का दूसरा परमाणु बिजलीघर 1973 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। 1973 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। 1973 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। यहां भारी पानी, भारी पानी समझते हैं क्या? D2O, हैवी वाटर, क्या चीज होता है ये भारी पानी? D2O, क्या D2O क्यों कहते हैं इसको? भारी पानी, भारी पानी का उत्पादन केवल यही होता है। भारी पानी जो होता है वो एटॉमिक प्लांट में जो है एज ए कूलिंग एजेंट काम आता है, कूलिंग एजेंट के लिए। और जो है और उसके साथ में ग्रेफाइट के छड़े इस्तेमाल करते हैं प्लांट को कंट्रोल करने के लिए और कैडमियम प्लांट को बंद करने के लिए। तो भारी पानी जो है वो कूलिंग एजेंट होता है। भारी पानी D2O, ये तो हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है? 0 1, ये हो गया 1 1 और 2। ये क्या कहलाता है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, सामान्य हाइड्रोजन तो ये है ड्यूटेरियम। और इस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से मिल जाए तो वो पानी जो बनता है उसको D2O लिखते हैं फिर, भारी पानी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
तो यहां भारी पानी का भी उत्पादन होता है जो शीतलक के रूप में काम लेते हैं, जो शीतलक के रूप में भी काम लेते हैं, उत्पादन होता है, शीतलक के रूप में भी काम में लेते हैं, शीतलक के रूप में काम लेते हैं। यहां ईंधन की आपूर्ति अमेरिका से होती है, यहां ईंधन की आपूर्ति अमेरिका से होती है, ईंधन की आपूर्ति अमेरिका से होती है। और पानी कौन से किससे आता है, यहां पर कौन से बांध से आता है पानी, इसके अंदर बांध पड़े ना 2-4 दिन पहले, कौन से बांध से पानी आता है इसके अंदर? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। दूसरा परमाणु बिजली के लिखिए नापला, ब्रैकेट में बांसवाड़ा, नापला बांसवाड़ा के अंदर माही के किनारे दूसरा परमाणु बिजली घर बन रहा है, नापला बांसवाड़ा माही के किनारे दूसरा परमाणु बिजली घर बन रहा है। नापला बांसवाड़ा दूसरा परमाणु बिजली घर बन रहा है। अब आ जाइए मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु 2-4 एक पॉइंट लिख लीजिए। मुख्य बिंदु, राजस्थान में परंपरागत स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा ताप बिजली घर में, और गैर परंपरागत स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो पवन बिजली घर से बनती है। परंपरागत स्रोत में सर्वाधिक एनर्जी कौन जनरेट करता है? ताप बिजली घर, वो तो मैंने पहले लिखा रखा है। और गैर परंपरागत में सर्वाधिक एनर्जी कौन जनरेट करता है? पवन चक्कियां। गैर परंपरागत में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है? पवन चक्कियां दे रही, और परंपरागत में कौन दे रहा है? ताप बिजली घर। दूसरा पॉइंट क्या, परंपरागत स्रोत में कौन सा एनर्जी सबसे ज्यादा मिल रही है? ताप बिजली घर, कोयले से। और गैर परंपरागत स्रोत जो है उसमें पवन चक्कियों से, उसमें सर्वाधिक एनर्जी किससे मिल रही है? पवन चक्कियों से। दूसरा पॉइंट, केशोराय पाटन बूंदी में, केशोराय पाटन बूंदी, सेकंड पॉइंट, केशोराय पाटन बूंदी, केशोराय पाटन बूंदी में निजी क्षेत्र का पहला गैस प्लांट स्थापित हो रहा है। निजी क्षेत्र का, केशोराय पाटन बूंदी में निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर का गैस बिजली घर स्थापित हो रहा है। केशोराय पाटन बूंदी में प्राइवेट क्षेत्र का गैस बिजली घर बन रहा है, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट होगी, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट होगी, 1000 मेगावाट होगी। तीसरा पॉइंट, भानीपुरा, भानीपुरा कहाँ है भाई? ये अपने जाते नहीं इधर गजनी से इधर की तरफ में, भानीपुरा ये पुगल के पास में, भानीपुरा बीकानेर, भानीपुरा बीकानेर। टाटा एनर्जी कंपनी द्वारा 300 मेगावाट का प्लांट निर्माणाधीन है। टाटा एनर्जी, भानीपुरा बीकानेर, टाटा एनर्जी कंपनी 300 मेगावाट का प्लांट बना रही है, 300 मेगावाट का ताप बिजली घर बना रही है। टाटा एनर्जी 300 मेगावाट का ताप बिजली घर बना रही है। चौथा पॉइंट लिखिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति,
ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 2023 2000 उद्देश्य 2030 तक 2030 तक 2030 तक 2000 किलो टन 2000 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2000 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक 2000 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक। पन्ना छोड़ दीजिए ताकि इसमें कुछ नई चीजें ऐड कर सकें, क्योंकि अप्रैल में कुछ इसमें और ऐड होगा। आगे आ जाइए फिर वन और वन्य जीव। वन और वन्य जीव। वन और वन्य जीव। वन और वन्य जीव। पहला पॉइंट, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार ब्रैकेट में 1952, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार और पर्यावरण के अनुसार, और पर्यावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार 1/3 भूमि वनों से ढकी होनी चाहिए। 1/3 भूमि वनों से ढकी होनी चाहिए। 1/3 भूमि वनों से ढकी होनी चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके, राजस्थान की वन नीति 2023, राजस्थान सरकार की वन नीति 2023 के अनुसार, राजस्थान सरकार की वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान की 20% भूमि पर वन होने चाहिए। राजस्थान की 20% भूमि पर वन होने चाहिए। 20% भूमि पर वन होने चाहिए। जबकि राजस्थान में केवल 9.6% भूमि पर वन है। वो डाटा मैं ले लूंगा आगे। राजस्थान में केवल 9.6% भूमि पर वन है। 9.6% भूमि पर वन है। अगर आप चेंज करके लिखिए, वनों को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। वनों को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, भौगोलिक प्रकार के वन, भौगोलिक प्रकार के वन। दूसरा, कानूनी प्रकार के वन। कानून, पहला भौगोलिक प्रकार के वन, दूसरा कानूनी प्रकार के वन। कानूनी प्रकार के वन। टॉपिक डाल लीजिए भौगोलिक प्रकार के वन। भौगोलिक वन। टॉपिक डाल लीजिए भौगोलिक वन। राजस्थान में 5 प्रकार के भौगोलिक, राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 5 प्रकार के वन मिलते हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 5 प्रकार के वन मिलते हैं।
भौगोलिक दृष्टि से 5 प्रकार के वन मिलते हैं। पांच प्रकार के वन मिलते हैं। पहला प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला प्रकार उपोष्ण सदाबहार वन ऑब्लिक पर्वतीय सदाबहार वन। उपोष्ण सदाबहार वन ऑब्लिक पर्वतीय सदाबहार वन। पर्वतीय सदाबहार वन सामने लिखिए। ये वन 150 सेंटीमीटर, ये वन 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र में मिलते हैं। 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र में मिलते हैं। 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र मिलते हैं। साल भर हरे भरे रहते हैं। साल भर हरे भरे रहते हैं। इनमें सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। इनमें सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। ये सिरोही में माउंट आबू के आसपास मिलते हैं। सिरोही में माउंट आबू के आसपास मिलते हैं। कुल वनों में 1% से भी कम है। 1 से भी कम मिलते हैं, 0.8 0.9। 1% से भी कम है। कुल वनों में 1% से भी कम है। वह वृक्ष लिख लीजिए। अमलतास, जामुन, बीलपत्र, अमलतास, जामुन, बीलपत्र, अमरबेल जो परजीवी पेड़ है। अमलतास, जामुन, बीलपत्र, अमरबेल, अमरबेल परजीवी पेड़, एपीफाइट, बीलपत्र, अमरबेल, अमरबेल, अमरबेल ध्यान रखिए परजीवी पौधा है। दूसरा आ जाइए, दूसरा प्रकार शुष्क मानसूनी पतझड़ वन। सेकंड प्रकार मानसूनी पतझड़ वन। शुष्क शुष्क मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन। शुष्क मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन। मिश्रित मानसूनी पतझड़ वन। ये 50 से 80 सेंटीमीटर बरसात के क्षेत्र में मिलते हैं। 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में मिलते हैं। 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र मिलते हैं। मानसून से पूर्व पत्तियां झड़ जाती है। मानसून से पूर्व पत्तियां झड़ जाती है। आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयोगी वृक्ष है। ये वृक्ष आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयोगी वृक्ष है। आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयोगी वृक्ष है। कुल वनों में कुल वनों में 28.1% है। 28.1% है। 28.1% है।
प्रकार, प्रकार लिखिए, इसके अंदर कौन कौन से मिश्रित है तो कौन कौन से प्रकार के पेड़ हैं। सबसे पहले लिखिए धौंक। धौंक अरावली के दोनों तरफ मिलता है। धौंक अरावली के दोनों तरफ मिलता है। यह सर्वाधिक संख्या में मिलने वाला वृक्ष है। सर्वाधिक संख्या में मिलने वाला वृक्ष है। करौली की कैला देवी सेंचुरी में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। करौली की कैला देवी सेंचुरी, करौली की कैला देवी सेंचुरी में सर्वाधिक संख्या में मिलता है। करौली की कैला देवी सेंचुरी सर्वाधिक संख्या में मिलता है। लकड़ी जलाने के काम में लेते हैं। लकड़ी जलाने के काम में लेते हैं। तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता केवल। इसे टीमरू कहा जाता है। इसे टीमरू कहते हैं। यह वृक्ष राज्य सरकार के नियंत्रण में है। इसे टीमरू कहते हैं। यह वृक्ष राज्य सरकार के नियंत्रण में है। राज्य सरकार के नियंत्रण में है। सर्वाधिक आय देने वाला वृक्ष है। राज्य सरकार के नियंत्रण में है। सर्वाधिक आय देने वाला वृक्ष है। पत्तियां बीड़ी बनाने के काम लेते हैं। पत्तियां बीड़ी बनाने के काम लेते हैं। पत्तियां बीड़ी बनाने के काम में लेते हैं। तीसरा, चंदन के वृक्ष। चंदन के वृक्ष राजसमंद में हल्दी घाटी क्षेत्र के आसपास मिलते हैं। चंदन के वृक्ष राजसमंद हल्दी घाटी के आसपास मिलते हैं। राजसमंद हल्दी घाटी के आसपास मिलते हैं। हल्दी घाटी। साल या सालर, अगला, साल या सालर मुख्यतः उदयपुर चित्तौड़ के आसपास मिलता है। उदयपुर चित्तौड़ के आसपास मिलता है। उदयपुर चित्तौड़ के आसपास मिलता है। इसकी लकड़ी मुलायम होती है। पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग, पैक करना किसी चीज को, पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल कोमा माचिस चटाई आदि बनाने के काम लेते हैं। पैकेजिंग मटेरियल माचिस चटाई बनाने के काम लेते हैं। खैर का वृक्ष काम लेते हैं। खैर का वृक्ष, इसकी छाल से, इसकी छाल से उदयपुर के कथोड़िया आदिवासी, इसकी छाल से उदयपुर के कथोड़िया आदिवासी, उदयपुर के कथोड़िया आदिवासी कत्था तैयार करते हैं।
उदयपुर के कथोड़िया आदिवासी कत्था तैयार करते हैं। ये भी उदयपुर चित्तौड़। महुआ उदयपुर डूंगरपुर। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। इसके फूलों से आदिवासी देसी शराब कॉमा ब्रैकेट में मावड़ी, आदिवासी देसी शराब ब्रैकेट में मावड़ी तैयार करते हैं। इसके फूलों से मावड़ी देसी शराब मावड़ी बनाते हैं। लास्ट में लिखिए बांस। कौन सा? महुआ उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर। बांस बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांस बांसवाड़ा डूंगरपुर। बांस सबसे लंबी घास है, बांस सबसे लंबी घास है। आदिवासी इसे हरा सोना कहते हैं, आदिवासी इसे हरा सोना कहते हैं, हरा सोना कहते हैं। कल इसमें आगे और